Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss the solutions of NTA JEE Main test number 56, which was released today morning. Okay, you can also try solving the questions alongside me by pausing the video and then later on check whether you have done correctly or not. Match your approach with my approach. So let's begin the discussion. The first question that we have in front of us is the nitrosation of N dimethyl aniline takes place through the attack of the electrophile. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। N डाइमिथाइल एनिलीन ये कंपाउंड है। इसके नाइट्रोसेशन के लिए जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है वो तो है HNO2 नाइट्रस एसिड, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। नाइट्रस एसिड का अगर हम ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से है। अब होता ये है कि HCl के थ्रू एक H+ इस OH बॉन्ड पर जाकर एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रस एसिड हो जाता है और प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रस एसिड होने के बाद यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जिसको अपन बोल रहे हैं नाइट्रोसोनियम आयन। इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, और इस वेकेंट ऑर्बिटल के कारण ही एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। और यही इलेक्ट्रोफाइल अब जाकर बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। पैरा पोजीशन ही लेस ब्लॉक्ड है, लेस स्टैटिकली हिंडर्ड है, एक्टिवेटेड है। लोन पेयर के डोनेशन के ज़रिए पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोसोनियम आयन पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और नाइट्रोसो अमीन बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गोइंग टू P, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट की बताई गई है इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमें फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, एक्टिवेशन एनर्जी EA, इन दोनों की वैल्यूज़ पता लगानी है। तो यहाँ पर आप याद करिए कि आपको आर्हेनियस इक्वेशन भी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। आर्हेनियस इक्वेशन में अगर अपन लॉग लें दोनों तरफ तो इक्वेशन बनती है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R टाइम्स 1/T। हमने log K वर्सेस 1/T का ग्राफ भी ड्रॉ किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पर हमें बस इन दो इक्वेशंस को म्यूचुअली कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो log A की वैल्यू 6 हो जाएगी और EA अपॉन 2.303 के R की वैल्यू 2000 हो जाएगी। अगर log A की वैल्यू 6 हो तो log रिमूव करने पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁶ सेकेंड इनवर्स में। ध्यान रहे A की यूनिट्स वही होती हैं जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं। एट द सेम टाइम EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू 2000 आ रही है। 2.303 R की वैल्यू होती है 19.15 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल्स में लाना चाह रहे हैं तो हमें फाइनली 1000 से डिवाइड भी करना होगा। ऐसा करने पर ये वैल्यू 38.3 किलो जूल्स मिलेगी। एक्टिवेशन एनर्जी 38.3 किलो जूल्स और A की वैल्यू 10⁻⁶ पर सेकेंड। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये हमें फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर? मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड्स की वो लैटिस एनर्जी
और हाइड्रेशन एनर्जी के बैलेंस से डिटरमिन होती है, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी अगर बढ़े मैग्नीट्यूड में तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर आप इन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करें तो ये एल्कली मेटल्स के परक्लोरेट्स हैं। Li+ ग्रुप में सबसे ऊपर आता है और नीचे आता है सीजियम आयन। ये सारे के सारे जो परक्लोरेट्स हैं ये वाटर में वैसे सॉल्यूबल हैं, बट सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है लिथियम का परक्लोरेट, क्योंकि लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल साइज्ड आयन, और बहुत स्मॉल साइज्ड आयन होने के कारण इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। और ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होने के कारण मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी भी वाटर में बढ़ जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। कैल्शियम फ्लोराइड को अपन फ्लोराइड भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो FCC लैटिस पॉइंट्स पर माने जाते हैं, और फ्लोराइड आयंस उनके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है ना। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है उसके अराउंड तो 4 कैटायंस हो ही गए। तो फ्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4, क्योंकि उसके अराउंड उसके कांटेक्ट में 4 कैटायंस हैं। जहाँ तक कैल्शियम आयन का सवाल है, कैल्शियम आयन सभी के सभी कॉर्नर्स पर है और फेस सेंटर्स पर है। अगर मैं कॉर्नर वाले कैल्शियम आयन पर फोकस करूं तो ये कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल्स का पार्ट है, पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स, और उन 8 यूनिट सेल्स में इससे एक टेट्राहेड्रल वॉइड जुड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ से अगर बॉडी डायगोनल के लॉन्ग चलेंगे तो मिलेगा, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर फ्लोराइड आयन है। ऐसे फ्लोराइड आयंस सभी के सभी 8 यूनिट सेल्स में हैं। इसका मतलब ये जो कैल्शियम आयन है ये 8 फ्लोराइड आयंस के कॉन्टैक्ट में है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये सॉलिड स्टेट चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर का आइडिया होने पर ही आप कर पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सॉल्यूशंस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर्स गिवन है 298 केल्विन पर। दोनों लिक्विड्स को मिक्स करने पर सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। इससे क्या पता चला? दैट द सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन आइडियल है तभी तो सम ऑफ वॉल्यूम्स फाइनल वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है। इसके अलावा हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है लिक्विड बी का 0.5 है मिक्सचर में। इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन भी 0.5 हो गया। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है? वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं ए और बी के वेपर फेज में। तो फेयरली रेगुलर क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन को P0 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। दोनों के ही मोल फ्रैक्शन हाफ हैं लिक्विड में, ठीक है। हाफ टाइम्स 400 प्लस हाफ टाइम्स 600, ये दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड किया तो मिला टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ये है PA, ये है PB। दोनों का ऐड करें तो टोटल प्रेशर 500 mmHg आ रहा है। तो ये तो हो गया टोटल प्रेशर। यहाँ से फिर हम वेपर फेज का कॉम्पोजिशन भी फाइंड कर सकते हैं। PA अपॉन P टोटल 200 अपॉन 500 which is 0.4। बाई ए अगर 0.4 है तो बाई भी क्या होगा? 0.6। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है ना, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जाकर बढ़ जाता है। ये बात भी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शंस देखने जाएं तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। Mn2+ और Cu2+
कि नाइट्रेट सॉल्ट्स को डिस्टिंग्विश करना है। तो जो Mn2+ है वो ग्रीन कलर शो करता है, ऐसा लिखा गया है फ्लेम टेस्ट में। ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है ना। Mn2+ पर्पल कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम एलिमिनेशन से मार्क करें तो भी हम देख सकते हैं फर्स्ट के रॉन्ग हो जाने पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस पर भी आप फोकस कर सकते हैं, जैसे एसिडिक मीडियम में कॉपर आयंस, अगर H2S गैस उनमें पास की जाए एसिडिक मीडियम में तो कॉपर सल्फाइड बनाते हैं, ये बात सही है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है ये, ठीक है। ओनली Mn2+ shows the formation of precipitate by passing H2S gas in faintly basic medium, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेसिक मीडियम में CuS और MnS दोनों का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एसिडिक मीडियम में सिर्फ CuS का प्रेसिपिटेशन होता है। इस तरह की बातें आपको एज अ फैक्ट पता हो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्मार्टली अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो भी कभी कभी आंसर मार्क कर सकते हैं। Cu2+ Cu हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन Mn2+ Mn, ये बात एज अ फैक्ट सही है। मैंगनीज इज अ more active metal than copper, इसका मतलब मैंगनीज के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन Mn2+ आयंस के रिडक्शन की टेंडेंसी कम है, Cu2+ आयंस के रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंगली आंसर है C। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम कार्बोनेट, ये नाम एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, कंपाउंड का नाम है अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बोनेट अगर होता तो वो होता NH4 CO3, कार्बोनेट है CO3 2-, ठीक है। चलिए एनीवेज मिस्टेक को अब इग्नोर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पर CO2 गैस का प्रेशर क्रिएट हुआ है x, तो अमोनिया गैस का प्रेशर क्रिएट होगा 2x। दोनों गैस अमोनियम कार्बामेट से ही बन रही हैं, इसलिए 2:1 के रेशियो में बनेंगी, 2:1 के रेशियो में ही उनके पार्शियल प्रेशर्स होंगे। यहाँ से अब अगर अपन Kp का एक्सप्रेशन जनरेट करें तो वो बन रहा है 2x² इंटू x, 4x³ 29 इंटू 10⁻⁻6। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें अब स्क्वायर नहीं क्यूब रूट लेना पड़ जाएगा, क्यूब रूट। अगर ये 8 होता तो 8 का क्यूब रूट तो 2 है, 4 का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 है और 8 का क्यूब रूट 2 है। ये जो 7.25 है ये इसका क्यूब रूट भी 2 के काफ़ी क्लोज आएगा। अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन में 2 ही लिख दूँ तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब अगर आप देखें टोटल प्रेशर क्या है तो वो 2x + x है 3x, जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, मतलब 0.06 एटमॉस्फेयर। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन, इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन अपन को मार्क करना है, विच वी कैन सी इज बी ऑप्शन। सो आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बी। 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट विल बी द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब इस सेल के लिए अगर अपन एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन सेपरेटली लिखें तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और ये जो H+ आयंस प्रोड्यूस हुए हैं इन्हीं का कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों हाफ रिएक्शंस एग्जैक्टली एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए E0 सेल वैल्यू 0 होती है। E0 सेल 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का, क्योंकि E0 कैथोड और E0 एनोड इक्वल हो जाते हैं। यहाँ से अगर अपन सेल रिएक्शन लिखें तो वो आ रही है, इन दोनों को ऐड करने पर H2 फ्रॉम प्रेशर P1 to H2 at pressure P2. This is the cell reaction. इसके लिए N फैक्टर 2 है। अब अप्लाई करनी है हमें नर्न्स इक्वेशन, E cell is equal to E0 cell minus RT upon NF ln Q। E0 cell 0 है
कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के लिए जहाँ पर E0 कैथोड और E0 एनोड बराबर हो, E0 सेल तो ज़ीरो हो ही जाएगा, और n फैक्टर 2 है, ln Q को लिखेंगे P2/P1। अब अगर अपन माइनस का साइन हटाना चाहें तो ये बन जाएगा RT/2F ln P1/P2। इसको आप ऑप्शंस में देखने की कोशिश करें, आपको सेकंड ऑप्शन साफ तौर पर सही दिखाई देगा। 9th क्वेश्चन, reagents which can be used to bring about the following transformation। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर रिडक्शन करवाना है, और वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवाना है, एस्टर ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाना, इपॉक्साइड पे नहीं करवाना, कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं करवाना। ठीक है, अब इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो LiAlH4 तो इन सबको ही रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, एस्टर ग्रुप्स, इपॉक्साइड एंड एल्डिहाइड एज वेल। BH3THF जो है वो रिड्यूस कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, एल्डिहाइड्स को भी, बट नॉट इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स का रिडक्शन नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कर देगा। पर आप देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इपॉक्साइड इन सबको रिड्यूस नहीं करवाया है। इस काम में हमारे सिर्फ NaBH4 आ सकता है, विच इज़ a specialist of carbonyl compounds, reduces carbonyl compounds only, carbonyl group only। तो carbonyl group को ये रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रोसेस के लिए सिर्फ थर्ड वाला रिएजेंट हमारे काम आ सकता है। 10th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज colloidal particles in lyophobic salts can be precipitated by electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस से हम प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स का। ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है। वैसे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी मार्क कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ब्राउनियन मोशन इन कोलॉइडल सोल्यूशन इज फास्टर इफ द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वेरी हाई। विस्कोसिटी हाई होने पर ब्राउनियन मोशन फास्टर हो जाएगा, ये बात गलत है, स्लोअर हो जाएगा। सेकेंडली, थर्ड जो ऑप्शन है, कोलॉइडल मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया। स्मॉल सरफेस एरिया नहीं, हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है ताकि वो रिएक्ट करें, हमारे बॉडी में जल्दी डिजॉल्व करें। तो ये स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ एलम टू वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एलम तो वाटर के प्योरीफिकेशन में काम आता है और उसके बाद हम वाटर डेफिनेटली ड्रिंक कर सकते हैं। तो B, C, D को अगर आप एलिमिनेट कर लें तो भी आप A ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग ऑप्शंस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग के लिए आप पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए। H2SO4 को हटा दीजिए। H2SO4 सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि मीडियम एसिडिक है। जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको पहले लिखिए। फिर आप देखेंगे कि आयोडाइड आयंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। पर क्लोरेट्स जो है वो +5 से +1 स्टेट में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। फिर बैलेंसिंग के लिए हम गेन एंड लॉस को इक्वल लाएंगे। इसके लिए हम 2 आयोडाइड को 6 आयोडाइड कर देंगे और आयोडीन के फ्रंट पे भी 3 लगा देंगे। उसके बाद हम ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने जाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 3H2O लगा देंगे। फिर हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने जाएंगे, उसके लिए लेफ्ट में 6H+ लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, H2SO4 लाने के लिए लेफ्ट और राइट में दोनों जगह 6HSO4- ऐड कर देंगे, जिससे कि हम 6H+ और 6HSO4- को मिलाकर 6H2SO4 लिख सकें। 6 molecules of H2SO4, राइट हैंड साइड में क्लोराइड +3 आयोडीन +6HSO4- and 3H2O। So this is the final balanced redox reaction। और इसको ऑब्टेन करने के बाद अब हम ऑप्शंस
मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरी बैलेंसिंग ही डिमांड कर रहा है क्योंकि अपन को स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी है। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ HSO4- is 6. Correct. Iodide is oxidized. Iodide is losing electrons to form iodine. That is also correct. Oxidation number of chlorine changes by 5 units. That is wrong. It changes by 6 units. H2O is one of the products. You can see very clearly H2O is on the product side. The first, second and fourth statements are correct. Third one is wrong. Accordingly, the answer is option D. Coming to the 12th question. यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करनी है। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब होगा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब इन सभी स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर्स हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। O2 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप फाइनली देखेंगे कि π2px स्टार एंड π2py स्टार जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O2- बनेगा, सुपर ऑक्साइड आयन। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पर ऑक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो केटायन बनेगा, डाई ऑक्सीजनाइल केटायन। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो O2 बनेगा। ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि आप जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो एक ABMO में ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड होगा। ऐसा करने से बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होता है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये बात एज अ फैक्ट आपको याद होगी। तो O2- में 1.5 हो जाएगा और O2 में 1 हो जाएगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ABMO से, तो ऐसा करने से स्पीशीज स्टेबलाइज होता है। ABMO से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर स्पीशीज स्टेबलाइज होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो 2 से बढ़कर कहाँ पहुँच जाएगा? 2.5, और बढ़ेगा तो 3। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 का। इसका मतलब सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ भी O2 में हो। होपफुली आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, इनकी हम सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करते हैं। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। PCl5 से रिएक्शन करवाना एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पर ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पर लगे हुए OH ग्रुप पर नहीं होगा, बेंजाइल ग्रुप के साथ लगे हुए OH ग्रुप का होगा। दैट ग्रुप इज ईजियर टू सब्स्टिट्यूट, तो बन जाएगा CH2Cl। ये कंपाउंड A है, और फिर AgF से जो रिएक्शन कराई है वो क्लोराइड को फ्लोराइड ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए कराई जाती है। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बेंजीन रिंग पर लगा हुआ OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसी वजह से A और B रॉन्ग है। ठीक है, D भी रॉन्ग है, C ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 14th क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ प्रोपीन with HOCl proceeds through the intermediate। प्रोपीन ये है। वैसे HOCl की रिएक्शन में 100% कार्बोकेटायन कैरेक्टर वाला सब्सटेंस नहीं बनता है, पार्शियल कार्बोकेटायन कैरेक्टर ही आता है। और HOCl का जो एडिशन है उसमें क्लोरोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। और यहाँ पर भी हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि HOCl की रिएक्शन भी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, इसका मतलब क्लोरीन को हम कॉर्नर पर ऐड करेंगे और एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे। ठीक है, 14th क्वेश्चन का आंसर है C। कमिंग टू 15th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताने के लिए हमें इनके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में देखना पड़ेगा। CO जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, H2O वीक फील्ड लिगैंड है, साइनाइड आयन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और पैलेडियम जो है वो ऑलवेज इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनर कॉम्प्लेक्स इफ पॉसिबल, मतलब लिगैंड की स्ट्रेंथ से कोई
मतलब नहीं रहेगा पैलेडियम के केस में। पैलेडियम अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना पा रहा है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण हम देखेंगे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही सी में भी होगा, सी में भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, और डी में भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा इनर कॉम्प्लेक्स बनने के कारण। हाँ, बी वाले केस में निकल पर +2 चार्ज है और वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, इस वजह से आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और 3D सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में, वो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो बी का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, ए, सी और डी का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होगा। दिस वी कैन ऑब्जर्व इन ऑप्शन सी। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, यहाँ पर बात हो रही है पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन्स की। तो ऑर्गेनोसिलिकॉन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं और उनका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ये है। ऐसे n यूनिट जब कंबाइन कर जाते हैं तो वाटर के लॉस के ज़रिए ये यूनिट्स आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं, ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स। और फिर इस प्रोसेस को अगर हमें रोकना हो, चेन को एक तरह से टर्मिनेट करना हो, तो हम ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड यूज़ करते हैं ताकि वो चेन के एक एंड पर अटैच हो जाए। ट्राईमिथाइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, प्लीज मेक द करेक्शन, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, जो कि फाइनली वाटर का लॉस करेगा। पर इस हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन क्लोराइड यूज़ में लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड पर लग जाएंगे तो सिलिकॉन फॉर्मेशन की जो चेन है वो एक तरह से टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का यूज़ हम चेन लेंथ कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द 17th क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फार्मूला है NR ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। ln को लॉग में बदलने के लिए फिर 2.303 बाहर निकाला, मोल्स 1 है, R की वैल्यू 2 लेनी है, कैलोरीज में log 6/3 फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है। कुल मिलाकर ये 2.303 इंटू 0.602 आ जाएगा जब हम log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलोरी पर केल्विन में। और जब आप ये एवेल्यूएट करोगे तो ये वैल्यू 1.386 कैलोरी पर केल्विन आएगी, जो कि डी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। तो ये मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है अगर आप फॉर्मूला ध्यान रख पाएँ तो। 18th क्वेश्चन में हमें क्लोरल का IUPAC नेम बताना है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्लोरल, इसका IUPAC नेम क्या बताओगे? तो ये एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल का डेरिवेटिव है, इसके सेकंड पोजीशन पर 3 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे होना चाहिए। 19th क्वेश्चन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डेक्रोन को बनाने में कौन से कंपाउंड्स काम आते हैं, किसका ये, इसके मोनोमर्स क्या हैं, वो हमसे पूछा गया है। तो ये बात हमें एज अ फैक्ट पता होना चाहिए कि एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फथैलिक एसिड का पॉलीमर है। इनके बीच में जब रिएक्शन होती है और वाटर का लॉस होता है, दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल एंड टर्फथैलिक एसिड में बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशंस पर COH ग्रुप्स लगे रहते हैं। इन दोनों से मिलकर जब वाटर का लॉस होता है तब डेक्रोन मिलता है, विच इज़
a condensation polymer. Coming to the 20th question, which carbon atom of deoxyribose sugar in DNA does not contain COH bond? COH bond कौन से कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए अपन को डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, OH H OH CH2OH H. ये रिंग वाले कार्बन्स को यहाँ पर 1 2 3 4 मार्क किया जा रहा है. 1 2 3 4. C4 की तो इस क्वेश्चन में बात नहीं की गई है, लेकिन अगर अपन C1 को देखें तो उस पर COH ग्रुप प्रेजेंट है. C3 पर देखें तो उस पर भी COH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन C2 पर COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर C होगा. पर इसके लिए आपको इस डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन करेक्टली कर पाएंगे. 21st question, if an electron of hydrogen atom moves from 4th excited state to ground state in Lyman series, the total number of spectral lines is. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है. बस इसमें ये ध्यान रखिए कि 4th एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 5. वो 4th एक्साइटेड स्टेट है, बट ओवरऑल उसका क्वांटम स्टेट क्वांटम नंबर 5 है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है n × n-1/2. n वो लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है. तो 5 × 4/2 इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच कम्स आउट टू बी 10. तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन का आंसर है 10. 22nd क्वेश्चन, विच हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन अंडरगो कैनेजारो रिएक्शन? तो कैनेजारो रिएक्शन वही कंपाउंड्स कर पाएंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो. ठीक है ना. एसिटल्डिहाइड में तो है अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डोल रिएक्शन देगा, एसीटोन भी एल्डोल रिएक्शन देगा. फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनेजारो रिएक्शन देगा. बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है, PHCO CHO में भी नहीं है. सेकेंड लास्ट नंबर के कंपाउंड के भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है ना. एसिटोफिनॉन के लिए तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो कौन कौन से कंपाउंड्स कैनेजारो रिएक्शन कर सकते हैं? 1 2 3 4. 4 compounds can undergo Cannizzaro reaction over here. 23rd question, to an evacuated vessel with evacuated vessel था पहले, उस पर एक मूवेबल पिस्टन लगी थी. एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था. ठीक है. 0.1 मोल ऑफ हीलियम थी. 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड था उसके अंदर, जिसका वेपर प्रेशर 0.68 एटमॉस्फेयर है 0 डिग्री सेल्सियस पर. आइडियल गैस बिहेवियर एज्यूम करना है. टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए करते हैं. इवैक्यूएटेड वैसल था, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगी हुई थी और एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. इसका मतलब इंटरनल प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो गया होगा, तभी ये पिस्टन रुका है. एक और बात आप समझ लीजिए कि जो अननोन कंपाउंड है, सपोज अगर उसको मैं X सिंबल दूं, उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम है, एक्सटर्नल प्रेशर से कम है. इसका मतलब X एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. X जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब तक वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो लिक्विड कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट नहीं होगा. इसका मतलब 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड जो दे रखा है ना, वो ज़्यादातर तो नीचे लिक्विड के फॉर्म में ही है, उसका कुछ ही पार्ट ऊपर गैस के फॉर्म में है. तो ऊपर 2 गैसेज हैं, हीलियम गैस एंड X गैस. हाँ, X के कितने मोल्स हैं ऊपर वो हम नहीं बता सकते. हाँ, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ X 0.68 एटमॉस्फेयर.
बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब हीलियम जो प्रेशर लगा रहा है वो 0.32 एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा, ठीक है। तो 0.32 एटमॉस्फेयर हीलियम का पार्शियल प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर मैं हीलियम के लिए ही आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा, PV = nRT, और यहाँ से फिर मैं V फाइंड करूँगा। हीलियम के मोल्स 0.1 है, RT की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है 22.4 लीटर्स पर मोल, और पार्शियल प्रेशर दे रखा है 0.32 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से ये वॉल्यूम लीटर्स में आ जाएगा। अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू 7 आएगी, करके देख लीजिएगा। तो 23rd क्वेश्चन का आंसर है 7, एंड दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, और ये JEE के अंदर पूछा जा चुका है प्रीवियसली। तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली उठाकर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ दीज मेटल्स कार्बन रिडक्शन इज यूज्ड ड्यूरिंग देयर एक्सट्रैक्शन। अब ये चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान ही रखनी पड़ती हैं। आमतौर पर अगर हम किसी सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल सकें या किसी कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल सकें तो उस ऑक्साइड का रिडक्शन कराने के लिए कार्बन यूज़ में आता है। बट किस केस में कार्बन यूज़ आ पाएगा, ये हमें एलिंगम डायग्राम से जज करना पड़ता है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमें अपनी मेमोरी से सॉल्व करना है। आयरन का ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इन सब के रिडक्शन में कार्बन का यूज़ आता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करके जिंक मेटल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा यहाँ से। तो ये 4 मेटल्स हैं जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए कार्बन रिडक्शन की टेक्निक यूज़ में लाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, शक्ल देखते ही लग रहा है क्वेश्चन जो है वो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर बेस्ड है। XeO3F2 का अगर मैं शेप के अकॉर्डिंग बनाऊं स्ट्रक्चर, तो इसमें 3 ज़ेनॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में हैं, और 2 ज़ेनॉन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड्स हैं जो कि एक्सिस के अलॉन्ग हैं, ठीक है। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सभी के सभी यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज़ आ रहे हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ आ गए। इसका मतलब ज़ेनॉन पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। Y की वैल्यू 0 है। और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? वैसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो 5 हैं, बट बॉन्ड पेयर्स अगर देखा जाए तो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर्स। तो x + y की वैल्यू भी हो जाएगी 8। 8 इज द आंसर ऑफ द 25th क्वेश्चन। ओवरऑल अगर ये टेस्ट पेपर देखें तो एक अच्छा टेस्ट पेपर है, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चंस नहीं है इसमें, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल नॉलेज डिमांड कर रहे हैं। वेल राउंडेड टेस्ट पेपर है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन आप मेमोरी बेस्ड सॉल्व ना कर पाएँ, स्टिल एक अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पर 21-22 क्वेश्चंस सही करने का ट्राई करना चाहिए। ओवरऑल आई वॉज इम्प्रेस्ड विद दिस टेस्ट पेपर, क्वाइट अ स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर, गुड टेस्ट पेपर, एंड गुड स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू स्कोर मार्क्स ओवर हियर। चलिए मिलेंगे अगले किसी डिस्कशन में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू।